बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मारूफ तलीमी शख्सियत जनाब हाजी अशफाक अहमद वड़ाई मौजूद हैं। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के बानी सदर हैं और मौजूदा सरपरस्त आला हैं। इसके अलावा हैदर मेमोरियल स्कूल एंड कॉलेज बहुत बड़ा वज़ीराबाद का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके चेयरमैन भी हैं। इन्होंने बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की, तंजीमी लेवल पे भी, तलीमी लेवल पे भी। और इसके अलावा इनको साबका EDO राजा खादम हुसैन ने भी सर सैयद का ख़ताब दिया। इसके अलावा सूबाई वज़ीर तरीम मियाँ इमरान मसूद ने भी सर सैयद का ख़ताब दिया। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि किसी तारफ़ के मोहताज तो नहीं है, अब ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी तलीमी शख्सियत हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकी ज़ुबानी ही थोड़ा सा इनके कैरियर के हवाले से भी पूछा जाएगा और कुछ और भी सवालात किए जाएंगे, सियासी भी किए जाएंगे, तलीमी भी किए जाएंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता, वक़्त कमी की वजह से मैं चाहूँगा कि इनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो मेरा पहला सवाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन कब शुरू हुई और इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है? सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व स्वहाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन, पहले तो ये मैं अर्ज़ कर दूँ, ये अपनी तर्ज़ की मुनफरिद बिल्कुल बेनज़ीर किस्म की तंजीम है। और वैसे तो हम वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन के नाम से 2012 से हम दोस्त काम कर रहे थे। इस दौरान हमने 2 मरतबा कोशिश की डिवीज़न गुजरांवाला, जिसके 6 ज़िले थे, डिवीज़नल लेवल की बॉडी बना दी जाए, लेकिन सम हो वो गुजरांवाला शहर में जाके हमारी कोशिश किसी वजह से नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर 2020 में 15 मार्च 2020 को कोरोना की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया, कोविड क्राइसिस आई। तो उसमें मैं कि चूँकि बुनियादी तौर पे टीचर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो एक कैंपस 1 अप्रैल 2000 में शुरू किया था, उसके 8 अब द हैदर स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ हैदर मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के 8 कैंपसेज हैं, तो चला रहा था। तो वो यही मेरा काम था। तो जो ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो स्कूल बंद हो गए। ख़ास तौर पर इन्होंने 2 हफ्ते के लिए 27 मार्च तक लॉकडाउन किया। हर किस्म की एक्टिविटी, स्कूल ऑफिस भी बंद कर दिए, स्कूल किसी तरीके से नहीं खुल सकता था। फिर 27 मार्च से जब आया तो इन्होंने फैसला किया, जी जो समर वेकेशन है ना, जो 1 जून को होती हैं, वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। और फिर हमें आइडिया हो गया कि अब स्कूल इतनी जल्दी खुलने वाले नहीं हैं। जो हालात चाह रहे थे, जितने बड़े पैमाने पर कोरोना के केसेस आना शुरू हो गए, डेथ होना शुरू हो गई, और पाकिस्तान मैं समझता था कुछ तरह तैयार नहीं था जिस तरह दूसरी कौमों ने तैयार कर ली। तो फिर हम चूँकि फ़ारग थे, बिल्कुल फ़ारग हो गए, तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। उसमें बैठ के हमने ये वज़ीराबाद चैम्बर ऑफ एजुकेशन वाले दोस्तों ने मिल के एक नई तंजीम बनाने का प्रोग्राम बनाया। और ये अप्रैल में और मई में हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बातें करते रहे। फैसला हुआ जी इस ग्रुप का कोई नाम रखें। उसका नाम रखा पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों ने नाम तजवीज़ किया, जिसको सब ने कबूल कर लिया। और फिर इस दौरान मज़ीद छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई कि ये अब अगस्त में जाकर स्कूल ओपन होंगे। तो ये दोस्तों का ख्याल था कि तंजीम अच्छी सी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी तंजीमें हैं या तंजीमें नहीं हैं, लीडर हैं। अगर लीडर हैं तो तंजीमें कोई नहीं हैं। तो एक मैंने फिर मुझे ज़िम्मेदारी दी और 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक 2 माह में जिस तरह मैंने कमिटमेंट किया था, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन पंजाब के पूरे 36 ज़िलों में तैयार हो चुकी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके, क्योंकि पहला फिर दोस्तों ने बाद में बड़ी कोशिश की हम कि हम कोई सदर इसका इस तरह का ले लेंगे जो तंजीम को आगे लेके चले। दोस्तों का इसरार ये था कि चूँकि आपने ही ये तंजीम बनाई है, आपका ही सब दोस्तों से रास्ता है क्रॉस दी पंजाब, तो आप ही सदर बने। तो पहला उन्होंने मुझे 2 साल के लिए सदर बनाया। उसके बाद जो इसमें जितने भी इसके बने, वो SOP बने, इसके बाई लाज बने, उसमें था कि हर साल सदर चेंज होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी।
पूरे पंजाब के 36 ज़िलों में, अब वो 36 ज़िलों से बढ़ के 41 ज़िले हो गए हैं। अब 41 ज़िलों में ये हो गई है। पहला सदर सेंट्रल पंजाब से था, दूसरा सदर जनूबी पंजाब से रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न बहावलपुर से यासीन खान रामे साहब थे, और तीसरे सदर अब शुमाली पंजाब से मंडी बहावलपुर डिवीज़न गुजरात से मोहम्मद बशीर अतार साहब हैं। तो एक यूनिक किस्म की ये तंजीम है, इसकी अपनी एक एडवाइजरी कौंसल है जैसे सेनेट होती है, एग्जेक्टिव कौंसल है जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट और असम्बली होती है, और उसके अलावा फिर डिवीजनल इसकी कौंसल्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कौंसल तहसील लेवल पे, और फिर इस तरह चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यूनिक किस्म के पहला जो हमारा इसका तसीसी इजलास हुआ पीसी में 17 नवंबर 2020 में हुआ। पिछले साल ये 31 जुलाई को हुआ पीसी होटल में, और इस बार 31 अक्टूबर को हुआ। तो पूरे पंजाब से दोस्त आते हैं, और इस दौरान हमने इब्तदाई ज़माने से हमारी माशाल्लाह रजिस्टर्ड तंजीम है, शुरू से ही हमने इसका रजिस्टर करा लिया था गवर्नमेंट के साथ। तो रजिस्टर तंजीम है, और इब्तदाई ज़माने में जब फार्मेशन हो रही तभी से हमने मसाइल किए, और अब तक इसकी बहुत अचीवमेंट है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ ना लें, या किसी तहसील में या किसी डिवीज़न में रिलीफ ना लें, रिलीफ मिले सेंटर से, पंजाब से मिले या इस्लामाबाद से मिले। मिसाल के तौर पर जो बहुत बड़ी इसकी अचीवमेंट है वो है कि जो ई लाइसेंस मिलता था हमें 1 साल के लिए मिलता था, और 1 साल के जो ई लाइसेंस के लिए जो लवाजमात हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, जो लॉजिस्टिक अखराजात हैं, वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार तक आ जाते हैं। वो उसको हमारी रिक्वेस्ट पे उस वक़्त के वज़ीर तलीम जनाब मुराद राज साहब ने मेहरबानी फरमाई, और उस वक़्त के DPI जो थे वो राना अब्दुल कयूम खान साहब, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे वो उस 1 साल का जो हर साल बनवाना पड़ता था उसको 2 साल का कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इस साल 2023 से 2025 साल 2 साल, तो उससे मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था, कोई 45 करोड़ का बचत हुई है हमारे प्राइवेट सेक्टर की सिर्फ 1 साल से 2 साल में, यानी पर ईयर इतनी हमारी बचत हो गई है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की। और एक आपको बात अर्ज़ कर के, ये तंजीमें तो पहले भी थी बहुत, अब भी हैं, लेकिन वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ये है, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर मेंबरशिप के साथ, प्रॉपर डेजिग्नेशन के साथ, और जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं ना, वो पिछले 4 साल में एक ही तंजीम में है। पहले हमें पता ही नहीं था कि हम नाम बड़े बड़े सुने हुए थे प्राइवेट स्कूल के लीडर्स के, लेकिन उनकी तंजीम नहीं थी, वो लीडर ही तंजीम था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, हायरार्की के साथ एक तंजीम है, ऊपर से लेके सेंटर से लेके यूनियन कौंसिल तक, हर जगह पे कमो बेश, कहीं पे बहुत मजबूत है, कहीं दरमियानी मजबूत है, कहीं पे वीक भी है, ज़ाहिर है पूरे पंजाब और पाकिस्तान में। इसी तरह कराची में हमारी सिंध की लेवल की कराची में तंजीम बन चुकी है, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन कराची सिंध। इस तरह पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद, जिस तरह फेडरेशन का है वो कैपिटल है, इस तरह वो भी है। KPK में भी बनने जा रही है, अनकरीब GB और ज़ात कश्मीर में भी हो जाएगी। तो ये पूरे पाकिस्तान पे मबनी और वर्किंग, हर वक्त फ़ाल, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जमात इस्लामी हर जगह मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह ये लोग काम कर रहे हैं, और ये बड़े बेलोस काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तंजीम को चलाने के लिए कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है जी। वो एग्जेक्टिव कौंसल और एडवाइजरी कौंसल, कुछ डोनर्स हमारे उन्हीं दोस्तों में से है, वो इसको पूरा करते हैं। तो इस तरह की ये ब्रीफ हिस्ट्री थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैं अपने स्कूल में शुरू में आपने अपना कहा कि पैसे क्यों नहीं लेते आप तंजीम में? ये पैसे देते नहीं हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले पैसे देते नहीं हैं। और फिर फ़र्ज़ करें अगर आप इनसे कोई कंट्रीब्यूशन ले लें, तो फिर ये जितना भी कंट्रीब्यूशन है हक भी होता है, फिर वो हिसाब मांगते हैं जो बंदा दे ही नहीं सकता। तो उसमें हमने ये, फिर चूँकि हम अंदर के बंदे हैं, प्राइवेट सेक्टर से हैं, मुझे 34वां साल टीचिंग का हो गया, प्राइवेट सेक्टर में मुझे 24वां साल शुरू है, तो हम अंदर के बंदे, हमें पता है ये पैसे कोई नहीं मिलने। तो हमने उसका दूसरा सेटअप बनाया कि जिससे काम चल सकता है बगैर पैसे लिए। और आने वाले वक्त में लोगों को वर्क का पता चल रहा है, अब लोग डिमांड करते हैं, मेंबरशिप की रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसमें इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आने वाले वक्त में क्योंकि कंप्यूटराइज निज़ाम आ गया, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन है, तो उसमें फिर हम मेंबरशिप फॉर्म एक नॉमिनल फ़ीस रखेंगे, और उससे भी काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाया करेंगे। यानी कि वो इतनी फैसिलिटी दे देंगे कि जो बंदा वो इतनी फॉर्म फॉरवर्ड, इतनी फ़ीस सबमिट करेगा फॉर्म पे, उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो वो हम बना रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट तलीमी इदारों के मतलब हुकूमती पॉलिसी के हवाले से आप कुछ बता सकते हैं हमें? जी, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि प्राइवेट तलीमी इदारों के हवाले से जिस तरह के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ है, प्राइवेट सेक्टर जो एजुकेशन का, उसके बारे में भी इनकी कोई पॉलिसी नहीं है।
पॉलिसी कोई वजूद रखती हो, एक एक्ट है 1984 का, उसमें तरमीम भी हो चुकी हुई हैं ना, उस पर अमल होता है, और जो हो रहा होता है वो किस कानून के तहत होता है वो भी किसी को नहीं पता किस कानून के तहत कर रही हैं। मसलन हम एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अगर हमारा दायरा कोई भी किसी किस्म की खिलाफ करता है तो हमारा पेरेंट्स जो डिपार्टमेंट एजुकेशन, सीओ साहब, डीओ साहब हमारे पास आए, या हमारे पास पुलिस आई होती है, या हमारे साथ एसी साहब आए होते हैं, डीसी साहब आए होते हैं, इनकम टैक्स वाले छापा मार रहे हैं। मतलब हम तो ऐसे हैं कि गवर्नमेंट का वो वाला काम कर रहे हैं जो 25 के तहत जो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कि वो 18 साल तक फ्री एजुकेशन दे। तो ना गवर्नमेंट के पास स्कूल है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्टाफ है, जो पहले मौजूद है वहाँ पे भी वो इतना बेहतर काम नहीं कर पा रहे। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, उसके साथ भी वही हाल है जो कि दूसरे गवर्नमेंट के महकमों हैं, चाहे PIA हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे कोई भी महकमा हो, तो सारे फलाप जा रहे हैं। तो हम तो बड़ी वो कसम पुरसी में स्कूल चला रहे हैं, हम खिदमत भी कर रहे हैं। देखें, हमने गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करके एक जगह पे स्कूल बनाने थे, वो हमने इन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट जगह पे, गवर्नमेंट ने टीचर हायर करने थे, वो हमने हायर किए हुए हैं। यानी हम पेरेंट्स से टैक्स लेते हैं, तो इनका काम है कि ये इनको पे बैक करें और एजुकेशन फ्री दें। तो हम वालदैन भी एक्स्ट्रा बोझ उठाए हुए हैं, और हम वालदैन से पैसे लेके क्वालिटी एजुकेशन एट द डोर स्टेप ऑफ द स्टूडेंट, और 60% बर्डन हमारे पे आ गया। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है, ये तमाम जितने भी एजुकेशन जो हमारे स्टैटिस्टिक्स हैं, जो उदाहरण है, वो सारे स्टैटिशियन है, वो सारे मानते हैं कि 60% तक ले गए। कोई पोजीशन हो, कोई कारगुजारी हो, कोई कामयाबी हो, स्पोर्ट्स हो, स्पीच हो, रिजल्ट्स हो, सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर इस तालीम को अच्छा और आसान बनाना हो, तो चूँकि प्राइवेट सेक्टर इस वक्त तकरीबन 80% बोझ उठाया हुआ है, तो इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप एक माहिर तालीम है, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा। हाँ जी, आपने कहा 80% गवर्नमेंट, 60%, जैसा कि मैंने अभी कहा वो मान रही है। मैं 60% भी अगर वो नाले करते हैं तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इसको आसान बनाने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो GDP का जो एलोकेट होता है बजट, वो हमारा बहुत कम है। ठीक है जी, तो उसको जो है ना वो 5% तक ले जाए एटलीस्ट। अभी वो 1.2% के दरमियान कहीं होता है, क्योंकि बहुत ही कम है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसका कोई साख्ता भी नहीं है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का जो सोशल सिस्टम है, जो कौमी मजाज है, वो गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, इसे एक कौमी मुकद्दस फरीज़ा नहीं समझते। वो ड्यूटी करते हैं और अपने घंटे पूरे करते हैं, और ज़िम्मेदारी इतनी है कि जिस तरह की वो कर सकते हैं। वो एज एक सैक्रेड मिशन जो होता है ना, अपने मुल्क की कौम को आगे लेके जाना है, अपने मुल्क की सॉलिडारिटी को महफूज करना है, अपने मुल्क की सॉवरेंटी को यकीनी बनाना है, उसके लिए मुआशी तौर पर मुल्क मजबूत होना चाहिए। और मुआशी तौर पर मुल्क उसी वक्त मजबूत हो सकता है जब वो उसका तलीमी सिस्टम बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को ये जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट का स्कूल है, ये बहुत अहम सेक्टर है। इसमें जो डोंट ट्राडर है, जो हमारा लोअर जो क्लास है, वहाँ अपने बच्चे भेजती है, इसका कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट अपने शेयर रखे और ये प्राइवेट सेक्टर को दे दे। यानी कि इसका कंट्रोल जो है ना, ये पिछले दिनों मुहिम चली भी हुई थी यहाँ। ये प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल कर ले तो निज़ाम दुरुस्त है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ज़िला वज़ीराबाद के सारे स्कूल मुझे दे दे, मैं इंशाल्लाह ठीक कर लूँगा। ठीक है जी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जी, ये सही चलेंगे। तो क्योंकि और गवर्नमेंट के लाज, बाई लाज, जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ऐसे है कि गवर्नमेंट में जब एक मरतबा बंदा आता है, कुछ करे ना करे, उल्टे काम करे सीधे करे, उसको आप निकाल नहीं सकते। उसका ये अकाउंटेबिलिटी हमारे मुल्क में हो नहीं सकती। जिसने अकाउंटेबिलिटी करनी है वो उससे बड़ा उस्ताद होता है, जिसने उसकी करनी है। अब देखें ना क्या करें क्या इस मुल्क में हो सकता है। यहाँ पे छोटी अदालतें, बड़ी अदालतें, यानी कि वो कहते हैं कि जुल्म पे मुआशरा कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी पे कायम नहीं रह सकता। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर अदालत तक, जुडिशरी तक क्या हाल है? लोगों को सुप्रीम कोर्ट का पता होता है जी, हाँ जी ये केस लग गया, किस पार्टी का और किस जज के सामने लगा है, पहले ही बता देते हैं ये फैसला होने। अब ये सूरत हाल है, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो तमाम डिपार्टमेंट में करप्शन है, मतलब है कि उसमें इनकम्पिटेंस है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के तमाम महकमे फले फूलें।
ये प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हों या ना हो, ये तो हम कर रहे हैं, हम कोई और बिजनेस कर लेंगे, हमारा पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग हो। उसके पीछे ये गवर्नमेंट वाले तमाम जो इन्होंने किया है सब नाकाम हो गया। अच्छा, मेरा बात करने का मकसद ये था सॉरी, जैसा कि आपने बताया पहले कि मियां इमरान मसूद साहब एक एलीट क्लास को की सरपरस्ती कर रहे हैं, तो वहाँ पर आम आदमी बच्चा तो नहीं अपना दाल, प्राइवेट सेक्टर तो रहना चाहिए, होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जैसे गवर्नमेंट ने पहले किया, सरकारी स्कूलों का भी कर रहे थे, और अब खामोशी हो गई है, ये होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था। तो वो अच्छे अंदाज में गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो क्या ऐसे एलीट स्कूलों में आम आदमी बच्चा दाखिल नहीं करवा सकता? तो ये कैसे होगा मुमकिन, ये कैसे तरीम इक्वल हो सकता है? सर ये लीड स्कूलों की बात की है, मेरे 8 कैंपसेस हैं, मैं अपना बच्चा कोई लीड स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है जी। जो जेडे बड़े लम्स है मसलन लाहौर में, मैं मेरे बच्चे थे दो लोअर पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं दाखिल नहीं करा सका, मैं उसकी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो मामला ही कुछ और है। लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लें कि 95% लोगों की जो है लोगों को कैटर कर रहा है। नीचे से 500 वाले भी स्कूल हैं, यानी कि नीचे से कोई 3% नीचे से नहीं हमारे पास पढ़ ले, वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। 1-2% ऊपर से नहीं हमारे पास आते, वो बड़े जो है स्कूल में जाते हैं, एलीट स्कूल में जाते हैं, महंगे स्कूलों में जाते हैं। तो ये इशू है। और जो प्राइवेट सेक्टर है ये तो कमाल कर रहा है, ये तो अभी देखें गवर्नमेंट का अपने जो स्टैट्स हैं वो तकरीबन 8500 रुपया पर स्टूडेंट पड़ता है। अब हमारे बच्चे जो है, मेरे अदारे में फ़ीस 3,000 से कम है, और या इसके लगभग है। ज़्यादातर स्कूल 4,000 से कम वाले हैं, 5,000 से कम वाले हैं। तो जो गवर्नमेंट का बच्चा जिसको ज़ाहिर है बहुत मसाइल का भी सामना होता है, और वो आगे कोई इतनी आउटपुट भी नहीं निकल रही, वो बच्चों पे भी 8500 रुपया आ रहा है। तो हमसे उससे आधी फीस से, उससे 1/3 उसकी हाफ फीस पे हमारे प्राइवेट सेक्टर, इनकी बिल्डिंग देखें, इनकी सफाई सिस्टम देखें, इनके टीचर देखें, उनकी पढ़ाई देखें, तो वो कमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मसलन इनके बड़े कैंपस हैं, जो इनकी फैकल्टी है, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा। तो प्राइवेट सेक्टर तो सारे इस वक्त देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त छोटे मोटे मुल्क मिला के 200 मुल्क बनते हैं। वो छोटे जजीरे मिला लें 200 ज़्यादा भी होते हैं, कुछ निकाल दे तो 193-94 प्रॉपर मुल्क बनते हैं। अच्छा, उसमें हमारे मुल्क की, हम दुनिया में पॉपुलेशन वाइज 5वें नंबर पे हैं, और हमारा जो तकरीबन 13 करोड़ के लगभग 12.5 करोड़ आबादी इस वक्त पंजाब की आ गई है, और बिलीव इट सिर्फ 10 मुल्कों की इससे ज़्यादा आबादी है। 200 मुल्कों में से 10 या 11 मुल्क हैं जिनकी पंजाब से ज़्यादा आबादी है, यानी कि पंजाब की आबादी। और अगर मैं 60% करूं तो इसका मतलब है कि हम तकरीबन 7 करोड़ 7.5 करोड़ बच्चा प्राइवेट सेक्टर पंजाब में पढ़ा रहे हैं। तो सर 175 मुल्कों से ज़्यादा जो ज़्यादा तलीम है ना, वो प्राइवेट सेक्टर पंजाब में, सिर्फ पंजाब की लेवल तक जितने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, 175 मुल्क जो है ना वो उससे कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इतना प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अभी देखें हमारा कहीं नाम निशान नहीं है, हमारी तलीम बहुत ही वो गई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि, और फिर दूसरी बात, तरह तरह के टैक्सेस, कौन सा डिपार्टमेंट है जो हमसे आके पैसे नहीं लेता, जो हमसे आके टैक्स नहीं लगाता, जो हमारे पीछे नहीं पड़ा हुआ? हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट ही नहीं करती। हमने उसी वज़ीर तलीम साहब को हमने स्कूलों की 4 कैटेगरी बना के दी, और उन कैटेगरी पे जो बहुत थोड़े हैं उनको तो फैसिलिटेट करना चाहिए, जो उससे बेहतर है उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, जो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं उन पर इनकम टैक्स लगना चाहिए, ये लीड कैंप वो हैं उनको पे सारे टैक्स लगने चाहिए। हमने बाकायदा सिफारशात मिनिस्टर साहब को पेश की। तो पहली बात तो किसी किस्म की सहूलत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडेंस, यानी कि सहूलत है कि पैसे ना दें और ट्रेनिंग दे दें, हमें कोई गाइड करें, हमें कोई लेटेस्ट जो तहकीक हो रही है वो प्रोवाइड करें। हमें तो ना सोर्स ऑफ इनकम समझा हुआ है। जो बोर्ड है वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, विजिट फीस की मद में उन्होंने 10,000 से बढ़ा के 25,000 कर दी। और इसी तरह जो गवर्नमेंट है टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, हर महकमा हमारे पास आता है, ठीक है। ये सारा अवाम पे बोझ पड़ना है, बच्चों पे पड़ना है। तो यकीनी तौर पर फिर जो एंड यूज़र होता है, कोई चीनी की कीमत बढ़े या स्कूलों के अखराजात बढ़ें, वो तो फिर एंड यूज़र जो पेरेंट्स हैं उनको ही पे करना पड़ता है, वही पिसते हैं।
जी। अच्छा जी, हैदर मेमोरियल स्कूल और कॉलेज बड़ी देर से आप इसके चला रहे हैं, बहुत सारी कामयाबियां भी हासिल की। हमारे नाज़रीन को ज़रा ये बताएं कि आपने इस हवाले से कोई गोल्ड मेडल वगैरह वगैरह या कोई ऐसे कोई जो कामयाबियां हासिल की हैं वो ज़रा थोड़ा सा बता दें तफसील के साथ। जी मोहतरम जनाब, बात यह है कि मैं चूँकि 1990 1 सितंबर 1 सितंबर 1990 स्वीडिश कॉलेज में अडाक बेस पे एज ए इंस्ट्रक्टर, गालबन मेरा वो था डेजिग्नेशन, मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया। 1 साल वहाँ पढ़ाए, फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में 10 साल एज ए क्लैरिकल मेंबर जो है स्टाफ मेंबर काम किया, और उसमें मैं पढ़ाता रहता था 9th 10th को। और उसके बाद 1 अप्रैल 2000 को मैंने ये स्कूल खोला। मैंने गवर्नमेंट की जॉब के लिए जो पहले ही मिली थी और वालदेन में की ख्वाहिश पे मिली थी, उसके बाद मैंने कभी गवर्नमेंट के अप्लाई नहीं किया। मैंने CSA का एग्ज़ाम दिया 97 में, उसमें मैं इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ, पलट के वो भी नहीं। फिर मैं गवर्नमेंट की जॉब करनी नहीं, हालांकि मेरे पास 2 चांस थे, PCS के लिए 3 चांस थे। मैंने कहा गवर्नमेंट की जॉब नहीं करनी। मैंने 1 अप्रैल को अपना अदारा खोला, और उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियाँ दी, इतनी कामयाबियाँ दी कि मैं कुछ और काम कर नहीं सका। इसमें ही मेरा सारा जो है ना, हर वक्त 24 घंटे काम लगा। तो हमने 2005 में हमने बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की, और 2006 में हमने बोर्ड टॉप कर लिया, और अगले 2012 तक मुसलसल 8 साल हमारी बोर्ड में पोजीशन आती रही। और इसी दौरान 2006 में गुजरांवाला बोर्ड ने, उस वक्त कर्नल मसूद अल हक होते थे इसके चेयरमैन, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर 30 बच्चे मिनिमम हों तो उनको हम अवार्ड देंगे। उन्होंने वो शील्ड भी दी। मेरी बच्ची फर्स्ट आने पर मुझे भी गोल्ड मेडल मिला, और अब शील्ड ऑफ मेरिट भी मिली जो मेरे पास पड़ी हुई है। ये तो पहला गोल्ड मेडल और इज़्ज़त अफजाई थी। इससे पहले 2004 में उस वक्त के हमारे EDO होते थे, एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एजुकेशन, राजा हादम हुसैन साहब ने, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े इज्तिमा में तलीमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने कहा, जो उस वक्त तक हमारी अचीवमेंट थी, कि इन्होंने ये जी अपने एरिए के सर सैयद हैं। इसी तरह 2006 में उस वक्त वज़ीर तलीम थे मियाँ मरान मसूद साहब गुजरात से, तो उस वक्त ज़ारा 2006 में हमने बोर्ड टॉप किया था, तो उनको बुलाया हमने अपने स्कूल में, तो वो बड़े खुश हुए, और उन्होंने बहुत सारे स्कॉलरशिप का भी पर ऐलान किया। और फिर उन्होंने भी बहुत ही बड़ा इज्तिमा था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी। जब एजुकेशन मिनिस्टर आया था, सारे डिपार्टमेंट्स आए हुए थे, पॉलिटिकल क़यादत बैठी हुई थी, और इलाके के माहिदीन और वालदैन और स्टूडेंट थे। तो उसने कहा, जी मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हाजी शफाक अहमद वड़ैच हैं, कि ये इलाके के जो सर सैयद हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा। फिर 2018 में ओपन लर्निंग एजुकेशन फोरम है लाहौर से, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया। फिर 2020 में इस्तेकाम पाकिस्तान एक फोरम एजुकेशन का, उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। बज़्म इल्म अदब इस साल जनवरी फरवरी में सियालकोट लामा इकबाल जो लामा इकबाल गोल्ड मेडल अवार्ड जो था उन्होंने दिया। तो इस लिहाज से अभी तक तो 4 गोल्ड मेडल अवार्ड मिल गए हैं। और इस आपकी अखबारें जहाँ होती थी उसके प्लेटफार्म से 2006 में ही उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया, और हमें बुलाया कि हमारी बोर्ड की पोजीशन थी, उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिए, और वो भी मियाँ मरान मसूद साहब के दस्ते मुबारक, चूँकि ये उसको ये हमारी कामयाबियाँ हैं जो एक स्कूल के तौर पर हमारे स्टूडेंट हर जगह, बहुत सारे डॉक्टर, प्रोफेसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल, हेड मिसेस एंड मिस्टर, बहुत बड़ी जो है कामयाबी है। एक बहुत बहुत लंबी चौड़ी लाट है। हम अपने स्टूडेंट को फैकल्टी को है तकरीबन 34 साल हो गए। हाँ जी, 23 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 8 कैंपसेस हैं, और मैं बहुत मुतमिन हूँ। कोशिश कर रहे हैं, लेटेस्ट जो है ना चीज़ें हम करवा रहे हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद में बैठे हैं तो हम इस्लामाबाद या कराची से किसी लिहाज से पीछे नहीं। हर वो जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ कर रहे हैं। और यही नहीं, जो लीड स्कूल वो माहौल मैं नहीं दे सकता। मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट वज़ीराबाद है, और हमारा अपना एक बैकग्राउंड है, अपना कल्चर है, अपना
सोशो पोलिटिकल और सोशो इस्लामिक हमारा सिस्टम है, तो लीड स्कूलों वाला एटमॉस्फेयर तो मैं पैदा नहीं कर सकता, लेकिन हम कम नहीं है किसी से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाजरीन, ये सवाल इनके रिलेटेड नहीं क्योंकि ये एजुकेशन इनका शोबा है, ये कि मैं सियासी सवाल करने लगूँ क्योंकि ये भी हर बंदे के लिए आजकल मसला है। अच्छा सर, ये बताएंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से आप क्या बताएंगे? अच्छा, इसमें मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले बता दूं कि हमने 23 साल हुए हैं, तो जैसे ने कहा कि 2005 में हमने थर्ड पोजीशन की हासिल की बोर्ड में, और 2006 में हमने टॉप किया, और इन 2023 सालों में 23 सालों में हमने 12 हमने विक्ट्री स्टैंड में पोजीशनें हासिल की, और 15 हम टॉप 10 में रहे, तो 27 हमारी पोजीशनें बनती हैं। अब तो जब ये कोरोना आया तो पोजीशनें आ गई, वो अब तो सरमनी नहीं होती, ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं करते। ये तब की हैं, तब मैटर करते थे जब सरमनी होती थी, मिनिस्टर वगैरह या चीफ मिनिस्टर बुला के हौसला अफजाई करते थे, तो माशाल्लाह ये हमारी और करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं किसी भी जगह पे, उसमें भी हम टॉप पे आते हैं, पोजीशनें ले रहे होते हैं। अब आपका ये सवाल रहा कि ये जो मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो भाई मैं तो इसे पॉलिटिकल सिचुएशन कहता ही नहीं, मैं तो इसे अनारकी सिचुएशन कहता हूँ। अफरा तफरी फैली है बेहंगम तरीके से, रैंडम तरीके से, कोई पता ही नहीं क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, अगले लम्हे क्या होना है। और बदबख्ती इसमें यह है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अब हमारा अदालती निज़ाम कोलैप्स कर गया। इसमें बाकी डिपार्टमेंट तो अपना काम करते ही थे भाई, इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और आपका मीडिया है माशाल्लाह, ये भी जो काम करते हैं आपको पता है, जो गुल खिलाते हैं ये भी पार्टी बन जाते हैं। अब एक और चीज़ जो आ गई है, हमारे तमाम वकला ज़राअत वो सियासी लीडर बन गए हैं, हालांकि वो प्रोफेशनल है, अपनी वकालत करें। अब हर किसी वकील का किसी न किसी सियासी पार्टी से तल्लक है, और इससे भी जो बात जो है तकलीफ दे है, हर एंकर जो है वो किसी न किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक है। वो बज़ाहिर मानते कोई नहीं, लेकिन वो किसी न किसी सियासी पार्टी का एजेंडा जो है उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो अब मुझे बताएं, ये आपकी मुकन्ना है, इंतज़ामिया है, अदलिया है, आपकी फ़ौज है, और चौथा पिलर आपका ये सहाफ़त है। अब जिसकी तरफ देखें अफरा तफरी का आलम पड़ा हुआ है। अब बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। एज ए पाकिस्तानी और एक उस्ताद के तौर पर मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे, मेरे लिए लम्हात हैं, लम्हा फ़िक्रिया। अब हमें ज़ाद हुए आज 76 साल हो गए यार, और हम एक दायरे में घूम रहे हैं, जहाँ पे थे वहाँ पे ही हैं। जो हम अगर टीवी खोलें तो उसे बंद करना पड़ता है, वो वहाँ पे लैंग्वेज इस तरह की इस्तेमाल हुई होती है, वहाँ पे लहजा ऐसा होता है, वहाँ पे टॉपिक ऐसे होते हैं, माएँ बहनें डिस्कस हो रही हैं, लोगों की प्राइवेट ज़िंदगियों को हमने आगे किया है। तो ये पॉलिटिकल सूरत हाल तो है ही नहीं है, ये तो अफरा तफरी सूरत हाल है, ये तो क्यास है। ठीक है जी, क्यास है हर तरफ, जो वो क्या कैसे अफरा तफरी इंग्लिश का लफ्ज़ है। तो ये तो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। कभी पॉलिटिकल सूरत हाल हुई तो मैं बताऊंगा कि हमारी पॉलिटिकल सूरत हाल है इस वक्त है मफाद परस्ती, चमचागिरी, ठीक है जी, अफरा तफरी और मतलब परस्ती के पीछे सारे लोग लगे हुए हैं। और मतलब है कि कोई सिस्टम हमारा ठीक नहीं है। मतलब कि क्या, मतलब सियासतदान को देखें वो क्या कर रहे हैं। अब उधर आप हमारे आप दलिया देखें, हमारे जो कानून के रखवाले हैं लायर्स देखें, हमारे जो मीडिया है वो क्या कर रहे हैं, और स्टैब्लिशमेंट भी हस्बे तफीक इसमें अपना हिस्सा डाल रही है। तो ये तो बहुत ही तकलीफ सूरत हाल है। हम तो अपनी तौर पे एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, और सबसे बड़ी है कि बात है कि उस्ताद होने के नाते हम अपने हाथ पर मार रहे हैं अपने अपने कैंपस में जहाँ तक हमारा अख्तियार है, और पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के लेवल से भी हम कोशिश करें। हमारा मकसद ये है हम तलीम को पंजाब और पाकिस्तान में बेहतर करें, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। कमिटी ऑफ नेशन में जो कौमों की बरादरी है उसमें हमारी कोई से हो, हमारा कोई वज़न हो। इस वक्त हम बैगर्स हैं, दूर से देख के बकारी, वो बकारी कौम आ गई है। हमारे सियासतदान किसी से 4 पैसे मिल जाए तो फ़ख्र से ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है, वर्ल्ड बैंक से इतने करोड़ डॉलर मिल गया, जो है बीमारी IMF ने हम पे मेहरबानी करा दी है, उन्होंने नॉट किया कि वो कर्ज़ा देंगे। हम कर्ज़ा मिले तो खुश होते हैं, हमने तरक्की क्या करनी है, हमारी सियासी सूरत हाल क्या होनी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे, इंसानियत अता फरमाए जी। जी नाज़रीन, ये एक बहुत तल्ख़ जवाब दिया इन्होंने मेरे शोबा को भी। इसमें मैं इसको एज इट इज़ चलाऊँगा, बिल्कुल इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं करूँगा,
क्योंकि बात जो सही हो उसको आगे पहुंचाना भी एक दयानतदारी के साथ, ये ईमानदारी के साथ पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं इसी तरह ये चलाऊँगा। आपने हाजी शफाक अहमद वड़ाई साहब की गुफ्तगू सुनी, तलीम पे भी सुनी, उनकी काविशें भी सुनी, उनके अदारा की कामयाबियाँ भी सुनी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम को एंड से आखिर से अव्वल से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ ही अकबर भट्टी और हाजी शफाक अहमद वड़ाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।